हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगस्त मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग अगस्त मंथ का लास्ट पार्ट, यानी कि आज ये लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, पार्ट 3, इसके नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपने कोर्स जो मेरे परचेज किए हैं, जैसे कि ये सारे पीडीएफ पैकेजेस, ये कोर्सेज हैं, कोर्स ए बी सी डी, इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपने परचेज किया है तो आप लोग मुझे जो पेमेंट आप लोगों ने किया है परचेज करने में, वो पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त मंथ का जो ये रहेगा पीडीएफ पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ये आप लोगों को फ्री मिलेगा। इसलिए क्योंकि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट जो है परचेज किया है जनवरी से अगस्त तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, क्योंकि एक सिंगल पर्सन को मतलब 1 बाय 1 करके पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको पीडीएफ सेंड कर सकूं। तो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सबसे पहले कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ जो है, कोर्स जो है पीडीएफ का है। पीडीएफ से पढ़ने में आसानी रहती है, क्योंकि एग्जाम्स को ना काफी कम टाइम बचा है। इतने कम टाइम में आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे पूरा कंप्लीट पीडीएफ अगर आप लोग परचेज करते हैं तो, ठीक है। तो ये बात फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज किया है, इनमें से कोई भी कोर्स, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो जनवरी से अगस्त तक का किसी ने भी परचेज किया है, तो आप लोगों को अगस्त मंथ का पीडीएफ मुझे सेंड करना है, क्योंकि अगस्त मंथ का उसमें कंप्लीट नहीं था, क्योंकि वो वीडियो पहले आ चुकी थी, ठीक है। और नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, काफी हेल्पफुल है, काफी कम टाइम बचा है एग्जाम में, ठीक है। ये पीडीएफ से पढ़ने में आप लोगों को आसानी होगी। और आप लोगों ने अभी तक लास्ट 8 मंथ्स हमारा जनवरी से अगस्त तक का अगर वीडियो क्लास नहीं देखा है तो ये भी आप लोग जाके देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, इसी की मैं बात कर रही थी। टॉपिक वाइज है, जैसा कि मैं अपनी हर 6 मंथ की क्लास में लेती हूँ, टॉपिक वाइज मैं कवर करती हूँ। और इस बार की मेरी क्लास में ये एक एक्स्ट्रा एडेड है एक टॉपिक, वो है इंश्योरेंस सेक्टर की न्यूज, ठीक है। वो न्यूज भी मैंने कवर की है। तो टॉपिक वाइज रहेगा आरबीआई न्यूज, बैंकिंग न्यूज, इंश्योरेंस सेक्टर न्यूज है, अपॉइंटमेंट्स है, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, ये सारे अलग अलग टॉपिक के साथ कवर की गई है लास्ट 8 मंथ्स की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसका पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ परचेज करने के बाद मुझे व्हाट्सएप जरूर करिए स्क्रीनशॉट का, जिससे आप लोगों को अगस्त मंथ का कंप्लीट पीडीएफ मिल सके, जिसमें आपको पार्ट 1 मिला है ऑलरेडी, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर का वीडियो या क्लास नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है, आरबीआई सर्कुलर लास्ट 1 ईयर, जिसमें जुलाई 2022 से अगस्त 2023 तक का जो न्यूज है आरबीआई सर्कुलर, वो सब कुछ कवर किया गया है, सॉरी, ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं, ये जो वीडियोस हैं, लास्ट 8 मंथ्स है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर है, ये सारे ही जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सारे बैंक एग्जाम्स के लिए। सारे का मतलब है जैसे आपका अभी 10 सितंबर को एग्जाम है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 आरआरबी, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सभी मेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जरूर पढ़ना है ये क्लासेस। इसीलिए ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जनवरी से अगस्त तक की कवर करी है। आरबीआई सर्कुलर 1 साल का कवर किया है। अगर किसी को 8 मंथ्स का चाहिए तो उसका पीडीएफ भी मेरे पास है, आप पीडीएफ ले सकते हैं, आरबीआई सर्कुलर जनवरी से अगस्त तक का। इसके अलावा जल्दी मैं करंट अफेयर्स लेके आऊंगी जनवरी से अगस्त तक का, वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, जहां जिस एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ये था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो फिर से बता दूं, जरूर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए फॉर द अगस्त मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पीडीएफ, ओके। और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, काफी आपको हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस है और काफी ज्यादा मैंने कंटेंट लाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे काफी स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम आप कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लाइए, क्योंकि हम खुद ही पीडीएफ परचेज करके पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी डीप में पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से बैंक एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए जो कंटेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंट बोल सकते हैं, वो लेके आई हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो कंटेंट आप लोग लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ के जाइए।
क्योंकि एक वीडियो में एक क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना कंटेंट के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपने कंटेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, चाहे वीडियो को पॉज करके पढ़िए या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। एग्जाम्स में काफी कम दिन बचे हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, ठीक है। शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 40.5 million US dollar loan sanctioned by the Asian Development Bank for मेघालय। बोला गया है कि मेघालय के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्वीकृत 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है। तो क्या पर्पस है इसका, जो लोन दिया गया है 40.5 मिलियन यूएस डॉलर एडीबी के द्वारा मेघालय को, इसका पर्पस है स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये इसका पर्पस है। तो क्या बोला गया है इसमें कि इन अ सिग्निफिकेंट मूव टूवर्ड्स इंप्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ the ADB has sanctioned 40.5 million US dollar loan for the northeastern Indian state of मेघालय, ठीक है। तो बाल विकास और जो भी और मात्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में एडीबी ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है मेघालय के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन स्वीकृत किया है, ठीक है। क्वेश्चन डिफरेंट आ सकता है, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जैक्टली इस एग्जाम्स में पूछा जाने का चांस है वही क्वेश्चन में पूछा है, पर्पस पूछ लिया है। लेकिन मोस्टली लोग क्या पूछते हैं, अमाउंट। अमाउंट अगर पूछेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे 40.5 मिलियन यूएस डॉलर। किसने दिया है, एडीबी ने दिया है। किसको दिया है, मेघालय स्टेट को दिया है। किस पर्पस के लिए दिया है, तो स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ। तो ये सारे मेन टॉपिक कवर हो गए। अब इस कंटेंट को मैं स्पेस अलग ही तरीके से कैसे पढ़ सकती हूँ, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। दिस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द मेघालय गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 15.27 मिलियन यूएस डॉलर एम्स टू फोर्टिफाई बोथ होम बेस्ड एंड सेंटर बेस्ड चाइल्ड केयर सर्विसेज थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ डे केयर सेंटर्स नोन एज आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। बोला गया है कि मेघालय गवर्नमेंट ने 15.27 मिलियन यूएस डॉलर के योगदान से समर्थित इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में जाने वाले डे केयर सेंटर्स की स्थापना और वृद्धि के माध्यम से घर आधारित और केंद्र आधारित बाल देखभाल सेवाओं को मजबूत करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला पर्पस आपको बताया है, इंग्लिश में बोला गया है स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंटेंट आप इसका देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। ऐसे ही मैंने आपके लिए कंटेंट लाई हूँ जिसको आपने खुद पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके, क्योंकि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या वीडियोज में आप लोग कमेंट भी करते हैं कि मैम कंटेंट हम लोग खुद पढ़ लेंगे, आप हमें बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराइए। तो कंटेंट इस बार मैं काफी अच्छा लेके आई हूँ, तो आप लोग कंटेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई कोलैबोरेटिंग विद द मैकेंजी एंड एसेंचर फॉर इंटीग्रेटिंग एआई एंड एमएल टेक्नोलॉजीज। पूछा गया है कि एआई और एमएल टेक्नोलॉजीज को एकीकृत करने के लिए मैकेंजी और एसेंचर के साथ सहयोग करने वाले आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सबका पर्पस पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है इस बार, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल एंटिटीज, ठीक है। टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल एंटिटीज इज द पर्पस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। RBI is taking a significant step towards bolstering its regulatory supervision over banks and NBFCs through the integrations of artificial intelligence and machine learning technologies। बोला गया है कि RBI जो है AI और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज के एकीकरण के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसीज पर नियामक निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल एंटिटीज, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग है कंटेंट, ये आपने पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, जैसे आपको सुटेबल है आप वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद इस कंटेंट में बोल रही हूँ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद आरबीआई टू डेवलप द उद्गम पोर्टल? उद्गम पोर्टल विकसित करने के लिए किन संगठनों ने आरबीआई के साथ सहयोग किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, किन ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है आरबीआई के साथ, किस लिए? डेवलप द उद्गम पोर्टल। वो किया है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, REBIT, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IFTS एंड सेलेक्ट बैंक्स। ठीक है, इन सब ने किया है। क्या किया है? उद्गम पोर्टल विकसित करने के लिए इन संगठनों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है। क्या बोला गया है कंटेंट में? RBI has unveiled a groundbreaking solution for individuals seeking their unclaimed deposits named the उद्गम। क्या फुल फॉर्म है उद्गम का? अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। फुल फॉर्म ही पूछ लिया जा सकता है एग्जाम्स में, इसलिए ये फुल फॉर्म आपने याद रखना है। अगर आपको सब कुछ देने के बाद लास्ट में ये जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ लेंथी पैरा जैसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद एक सिंपल लाइन में आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उद्गम। ठीक है, तो ये होगा unclaimed deposits gateway to access information is the complete full form of Udgam, UDGAM. ठीक है, उद्गम पोर्टल। This centralized web platform is designed to simplify the process of locating unclaimed deposit across various banks. ठीक है, आरबीआई ने अपने जितने भी अनक्लेम जमा राशि चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक अभूतपूर्व समाधान का अनावरण किया है, जिसका नाम क्या है? उद्गम मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसको आप UDGAM पोर्टल बोलेंगे। ठीक है, UDGAM पोर्टल इसका नाम दिया गया है। ये केंद्रीकृत वेब प्लेटफॉर्म विभिन्न बैंकों में अनक्लेम जमा का पता लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कभी कभी हिंदी मीनिंग बहुत अलग हो जाता है, जैसे कि ये लवारिस नहीं होता, ये अनक्लेम्ड होता है। ठीक है, अब हिंदी में पता नहीं यही होता होगा शायद, अनक्लेम। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने खुद से पढ़ने हैं। ऊपर जो ब्लैक में है वो ही आपको नीचे रेड में हिंदी में समझाया गया है, तो कोई भी स्टूडेंट्स ना छूटे, न हिंदी न इंग्लिश, तो दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट दिया गया है। जिसको हिंदी में अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, समझ आता है, वो हिंदी में पढ़े, जिसको इंग्लिश में सही लगता है वो इंग्लिश में पढ़े। ठीक है, लेकिन कंटेंट हर कोई पढ़ेगा। क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कंटेंट से। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में IBPS के काफी डीप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड मेजर प्राइवेट बैंक कलेक्टेड ओवर ₹10 करोड़ इन चार्जेस। पूछा गया है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों और प्रमुख निजी बैंकों ने कितने करोड़ रुपए से अधिक शुल्क एकत्र किया है। नीचे आपको अमाउंट दिया गया है, कितना? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, एज पर अ फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट, बोथ स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैव garnered more than 21,000 crore in fees primarily from account holders failing to maintain the minimum balance। क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और प्रमुख निजी बैंकों दोनों ने मुख्य रूप से न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहने, जितने भी मिनिमम बैलेंस होता है ना बैंक अकाउंट्स में, वो मेंटेन नहीं किया है। जो भी अकाउंट होल्डर है, इससे जो उन पर शुल्क लगाया है, इस शुल्क के रुपये में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। तो मिनिमम जो एक मेंटेन बैलेंस होता है किसी भी बैंक अकाउंट का, किसी का 10,000 होता है, किसी का 1,000 होता है, डिपेंड करता है। तो वो जो बैलेंस मेंटेन नहीं किया है, उससे कितना कमाई है? 21,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है बैंक्स की। Charges amounting to over 35,000 crore have been amassed since 2018 due to reasons such as non-compliance with minimum balance requirements, additional ATM transactions and SMS services। बोला गया है इसमें कि न्यूनतम शेष आवश्यकताओं की अतिरिक्त एटीएम लेन देन और एसएमएस सेवाओं का अनुपालन न करने जैसे कारणों से भी 2018 से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का शुल्क जमा किया गया है। ठीक है,
ये कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अमाउंट किसी भी तरह से, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछे थे कब से, आपने एयर भी याद रखना है, कितना अमाउंट भी याद रखना है, अभी का अमाउंट कितना है ये भी याद रखना है, ठीक है। किस रीजन से है तो रीजन भी आपने याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स फॉलोइंग टू मेंटेन द मिनिमम बैलेंस, ठीक है। ये सारे ही पॉइंट्स क्लियर करते जाने हैं, कंटेंट में ही मिलेगा ये सभी कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which agency downgraded the United States credit rating from AAA to AA+? किस एजेंसी ने यूएसए की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है? किसने किया है? मूडीज, S&P ग्लोबल, फिच या फिर वर्ल्ड बैंक? तो वो किया है रेटिंग एजेंसी की बात है, पता ही होगा आपको, ये सारी रेटिंग एजेंसीज हैं। राइट आंसर है इसका फिच, ठीक है। इसमें कुछ हिंदी वाला कंटेंट कुछ था नहीं, तो मैंने इंग्लिश में सारा कंटेंट ले लिया है। बोला गया है कि इन रिसेंट न्यूज फिच वन ऑफ द टॉप 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेडेड द यूएस क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम AAA टू AA+, ठीक है। यूएसए की क्रेडिट रेटिंग जो है AAA से घटाकर AA+ कर दिया गया है फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है। ये मैंने हिंदी में बोल दिया, यही कुछ बोला गया है। The AAA rating is the highest possible rating indicating a country's strong ability to repay its debt, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई होगी कि AAA रेटिंग इज द हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग। इंडिकेट क्या करती है ये? कंट्री की, किसी भी कंट्री की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रीपे इट्स डेब्ट, ठीक है। इट सिग्निफाइज द स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रीपे डेब्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है। बोला गया है लास्ट पॉइंट में द 3 मेजर रेटिंग एजेंसीज, वो कौन कौन सी हैं? फिच है, मूडीज है, S&P ग्लोबल्स है, यूज अ सिमिलर लेटर बेस्ड सिस्टम टू रैंक क्रेडिट रेटिंग्स फ्रॉम AAA टू D, with AAA being the highest and D indicating payment defaults, ठीक है। तो याद रखना, जो फिच रेटिंग एजेंसी है इसने यूएसए की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अगर किसी को पता है तो जरूर बताएं कि इंडिया की रेटिंग क्या है, हमारे देश भारत की इसमें रेटिंग क्या है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग। Next question, which bank has partnered with LIC to sell its product under bank assurance? पूछा गया है कि किस बैंक ने बैंक अश्योरेंस के तहत अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए LIC के साथ साझेदारी की है। किस बैंक ने की है? तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने, ठीक है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने की है। बोला गया है LIC has partnered with Saraswat Cooperative Bank to sell its product under bank assurance, ठीक है। This means that the bank will act as an intermediary and offers LIC insurance policies to its customers. LIC ने अपने प्रोडक्ट्स को बैंक अश्योरेंस के तहत बेचने के लिए सारस्वत सहकारी बैंक के साथ साझेदारी की है। समझ में आ गया कि LIC ने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको बैंक अश्योरेंस का डेफिनेशन मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। क्या होता है बैंक अश्योरेंस? जो बैंक का टाइप होता है किसी या इंश्योरेंस कंपनीज का होता है बैंक के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, इसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। के तहत क्या बोला गया है कि सारस्वत सहकारी बैंक के साथ साझेदारी की है। इसका मतलब क्या है कि यह एक मध्यस्थ के रूप में काम करेगा बैंक जो है, और अपने कस्टमर्स को LIC की बीमा पॉलिसियां प्रदान करेगा, जैसे बैंक अश्योरेंस का मीनिंग है। इंग्लिश में अगर आपको प्रॉपर लैंग्वेज देखनी है तो this means that the bank will act as an intermediary and offers LIC insurance policies to its customers. This will help LIC to increase its reach and penetrations in the market and also provide more options and convenience to the bank's customer, ठीक है। बोला गया है कि इससे क्या होगा, LIC को बाजार में अपनी पहुंच और पैठ बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी और साथ ही बैंक के ग्राहकों को भी इससे अच्छे ऑप्शंस की फैसिलिटी मिलेगी। LIC की भी रीच बढ़ेगी, अच्छे जो पॉलिसीज हैं वो कस्टमर्स तक भी पहुंचेंगे, सभी का फायदा है, ठीक है। इसके अदर पॉइंट्स भी आप लोग देख सकते हैं। दिस पार्टनरशिप वाज अनाउंस्ड ऑन August 25, 2023. Saraswat Cooperative Bank is the largest urban cooperative bank in India with 294 branches across 6 states. क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया तो आप आंसर कर पाएंगे कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है हमारे देश का, और जिसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 294 ब्रांचेस हैं। कितने? 6 स्टेट में, ठीक है।
LIC has a wide range of insurance products for different segments of society such as annuity, ULIF, term insurance, and saving plans. One of its products is Dhan Vriddhi, a close-ended guaranteed benefit plan for those aged 90 days to 60 years, which is available till September 30. ठीक है. Next question. In which Indian state will the Kisan Credit Card pilot project be initially rolled out by Axis Bank? बोला गया है कि एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू में किसान क्रेडिट कार्ड पायलट प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में शुरू किया जाएगा? क्या बोला गया है कि एक्सिस बैंक के द्वारा स्टार्टिंग में जो किसान क्रेडिट कार्ड पायलट प्रोजेक्ट है वो किस भारतीय बैंक राज्य में शुरू किया जाएगा? वो किया जाएगा मध्य प्रदेश में. कंटेंट क्या है? इन अ सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप एक्सिस बैंक हैज जॉइंट फोर्सेस विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH का फुल फॉर्म है. ठीक है. अ सब्सिडियरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस 2 ग्राउंड ब्रेकिंग leading products. These products are powered by the public tech platform for frictionless credit, a pioneering initiative launched by RBIH. इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the mobile app launched by Canara Bank that allows payment using digital currency? तो केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है जो डिजिटल करेंसी का उपयोग करके भुगतान की अनुमति देता है? क्या नाम है? तो केनरा डिजिटल रुपी इज द राइट आंसर. ठीक है. केनरा डिजिटल रुपी. बोला क्या गया है? Canara Bank has recently launched a new mobile app called Canara Digital Rupee, which allows users to make payments using digital currency. ठीक है. केनरा बैंक ने हाल ही में केनरा डिजिटल रुपया नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो यूजर्स को डिजिटल करेंसी का उपयोग करके पेमेंट करने की अनुमति देता है. ठीक है. This app is a part of RBI's pilot project on CBDC, which is a form of legal tender issued by the central bank. बोला गया है कि ये ऐप CBDC पर RBI के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी कानूनी निविदा का एक रूप है. इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऊपर इंग्लिश, नीचे हिंदी. याद रखना जो ब्लैक पॉइंट है सेम एज इट इज आपको उसी की हिंदी नीचे समझाई गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है. बोला गया है लास्ट पॉइंट में कि द ऐप इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS यूजर्स इज करंटली बीइंग ऑफर्ड ऑन ए पायलट बेसिस टू कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ द बैंक इन 26 cities across India. Next, what is the name of the mobile app launched by Muthoot Fincorp Limited? तो मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो वो है मुथूट फिनकॉर्प वन. ठीक है. मुथूट फिनकॉर्प वन. Muthoot Fincorp One, an all-in-one financial platform launched by Muthoot Fincorp Limited, a leading non-banking financial company in India. Muthoot Fincorp One is a mobile app that offers a range of financial services such as gold loans, small business loans, home loans, auto loans, microfinance, forex, money transfer, wealth management, and digital gold and NCDs. ठीक है. तो Muthoot Fincorp One एक मोबाइल ऐप है जो गोल्ड लोन, क्या क्या बोला गया, स्मॉल बिजनेस लोन, होम लोन्स, ऑटो लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, फॉरेक्स, मनी ट्रांसफर, वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल गोल्ड, इन सभी की सेवाएं प्रदान करता है फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है सारे पॉइंट्स. ऊपर इंग्लिश, नीचे हिंदी. आप इनको वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या बोला गया है? When was the HDFC Bank and Marriott Bonvoy co-branded hotel credit card launched in India? पूछा गया है कि HDFC बैंक और मैरियट बॉनबॉय सह ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड भारत में कब लॉन्च किया गया था? ठीक है. कब लॉन्च किया गया था भारत में ये? तो 24 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था. द HDFC बैंक एंड Marriott Bonvoy co-branded hotel credit card is a premium travel card that offers a range of benefits and rewards for frequent travelers and hotel guests. The card was launched on August 24, 2023 as the first of its kind in India.
ठीक है। बोला गया है कि एचडीएफसी बैंक और मैरियट वॉनबॉय सह ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम ट्रैवल कार्ड है जो लगातार जो यात्री हैं यात्रियों को होटल के मेहमानों के लिए कई प्रकार के लाभ और पुरस्कार प्रदान करता है। यह कार्ड भारत में अपनी तरह का पहला कार्ड 24 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन में डेट पूछी है, तो कब किया गया था? 24 अगस्त 2023 को। A free night award value at up to 15,000 Marriott Bonvoy point on joining, fee realizations, complimentary Marriott Bonvoy Silver Elite status that comes with perks such as priority late checkout, exclusive members rate, bonus points and more। ठीक है। इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मेरे पास आप लोगों के लिए काफी अच्छा और काफी भरपूर कंटेंट है, ये आपने पढ़ना है। ठीक है, ये कंटेंट आपने पढ़ना है, इसीलिए मैं बोली फटाफट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके मुझे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, फिर आप लोग पूरा कंप्लीट अगस्त का पढ़ लीजिए, एग्जाम्स में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रीसेंट इनोवेशन इन कस्टमर सर्विस? तो कस्टमर सर्विस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हालिया नवाचार, ठीक है, रीसेंट इनोवेशन क्या है? तो वो है वीडियो बैंकिंग। वीडियो बैंकिंग है, क्या है, कैसे है, देखते हैं। तो AU Small Finance Bank, the largest small finance bank in India, has taken a remarkable step forward in customer service with the launch of their innovative 24/7 video banking platform. The pioneering service enables customers to engage in face-to-face video interactions with expert bankers akin to video calls. The move redefines convenience as it provides round-the-clock support even during weekend and holidays। ठीक है। बोला गया है कि भारत के सबसे बड़े लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी अपने अभिनव 24/7 वीडियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ ग्राहक सेवा में एक उल्लेखनीय कदम भी आगे बढ़ाया है। इसी के रिगार्डिंग है कि AU 24/7 video banking transcends the limitations of physical infrastructure, bridging gaps in service provisions. The platform is particularly beneficial the region with limited resources, extending vital banking services to previously underserved areas। ठीक है, मतलब कि AU की यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की 24/7 वीडियो बैंकिंग फिजिकल बुनियादी ढांचे की यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं को पार करती है और द सेवा प्रावधान में अंतराल को पाटती है। प्लेटफॉर्म सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो पहले से वंचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank was penalized by RBI for exceeding prudential interbank exposure limits? पूछा गया है कि विच बैंक, किस बैंक ने अंतर बैंक एक्सपोजर सीमा से अधिक के लिए आरबीआई के द्वारा किस बैंक को दंडित किया गया है? तो श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड। टोटल कितने बैंक हैं? ये 4 हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो टोटल ये 4 हैं, ऑप्शंस में ये वाला बैंक है। ठीक है। आरबीआई हैज टेकन ए स्ट्रिंग action by imposing monetary penalties totaling rupees 4.20 lakh on 4 cooperative banks। तो आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर कुल 4.20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाकर कड़ी कार्रवाई की है। These banks, बिटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कौन कौन से हैं? बिटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीजी भाटिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड and Mizoram Urban Cooperative Development Bank Limited have been found to be in breach of various regulations set forth by the Central Banking Authority। ठीक है। ये बैंक वीटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीजी भाटिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड को केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। ठीक है। अदर क्वेश्चंस भी जो बन सकते हैं उनके मैंने कुछ आंसर आपको हाईलाइट किए हैं, जैसे कि श्रीजी भाटिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाज पेनलाइज्ड फॉर अंडरटेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर
विदाउट प्रायर आरबीआई अप्रूवल वॉलेटिंग एससीएफ डायरेक्शंस। जो दूसरा बैंक है मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड वाज पेनलाइज्ड फॉर ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स एंड एडवांसेस कैरिंग रिस्क वेट्स एक्सीडिंग 100% व्हिच वॉलेटेड स्पेसिफिक एसएएफ डायरेक्शंस। इस तरह से भी अगर क्वेश्चंस आएंगे ना, रीजंस पूछे जाएंगे, तो उनके मैंने आपको आंसर करके बता दिए हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग आंसर कर पाएंगे, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, पूरा पीडीएफ पढ़िए। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई। यूपीआई पर कन्वर्सेशनल पेमेंट की प्रमुख विशेषता क्या है ये? तो एआई पावर्ड ट्रांजैक्शन कन्वर्सेशन। ठीक है, एआई पावर्ड transaction conversation. The RBI has recently unveiled a trio of groundbreaking initiative poised to revolutionize the digital payment landscape in India through the UPI and UPI Lite. ठीक है, next क्या है? This innovative features empowers users to engage in transactions by conversing with an AI-powered system, ensuring safety and security throughout the process. तो आरबीआई ने हाल ही में यूपीआई और यूपीआई लाइट के माध्यम से भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए अभूतपूर्व पहल की टिकड़ी का अनावरण किया है। इसी के रिगार्डिंग है ये पॉइंट। ये जो है किस तरह से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनके मैं आंसर करके बता दिए हैं कि एनएफसी टेक्नोलॉजी अलाउ यूजर्स टू कंडक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस इवन व्हेन इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वीक और अनअवेलेबल। ठीक है, एनएफसी जो टेक्नोलॉजी है अलाउ करती है यूजर्स को टू कंडक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं इवन जब आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक भी हो या अनअवेलेबल भी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? Conversational payments on UPI will initially be available in Hindi and English with the potential for expansion to include more Indian languages. ठीक है, next question. When will the new listing time frame be mandatory for all public issues as per SEBI circular? तो सेबी के सर्कुलर के अनुसार सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिए नई लिस्टिंग समय सीमा कब अनिवार्य होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। सेबी का फुल फॉर्म प्लीज आप लोग पिक्चर्स भी देख लिया करिए, बगल में फुल फॉर्म के साथ होती है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 2023 इज द राइट आंसर। ठीक है, The SEBI has taken a significant step to enhance the efficiency of IPOs by halving the timeline for listing shares on stock exchanges after the IPO closes. बोला गया है इसमें कि सेबी ने आईपीओ बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों को सूचीबद्ध करने की समय सीमा को आधा करके प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। This move aims to provide substantial benefits to both investors and issuers in the capital market. SEBI's new directive entails the reduced listing timelines for shares. ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या है? This adjustment designed to expedite the listing process will initially be introduced as a voluntary options for public issues commencing on or after September 1st. However, it will become a mandatory requirement for all issues starting from December 1st, 2023 as per the circular issued by the capital market regulator. आपको पता है कि रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं बैंक्स की, कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, ऐसी ही रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? स्टॉक एक्सचेंज की सेबी। ठीक है, इसी तरह से इसी ने एक, जैसे आरबीआई का सर्कुलर आप पढ़ते हैं उसी तरह से ये सर्कुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द रिवाइज्ड टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द क्लोजर ऑफ आईपीओज एज पर सेबी रीसेंट डिसीजन। तो सेबी के हालिया निर्णय के अनुसार आईपीओ बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों को सूचीबद्ध करने की संशोधित समय सीमा क्या है? तो वो क्या है? T+3 days। ठीक है, ये पढ़ना है आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेबी हैज रिड्यूस्ड द लिस्टिंग टाइमलाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग T+6 days टू T+3 days कर दिया है फॉर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आफ्टर द क्लोजर ऑफ आईपीओ। ठीक है, सिंपल सी लाइन है।
Next question. What is the name of the Zaggle spend management and analytics platform that integrates with the card? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ZTX. ठीक है, ऑप्शन ए. Yes Bank has partnered with Zaggle, a fintech company to specializes in spend management, to launch a co-branded corporate credit card. The card aims to redefine corporate payment, expenditure management, and cash flow optimizations by integrating with Zaggle's ZTX, a spend management and analytics platform. ठीक है, यस बैंक ने एक सह ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए खर्च प्रबंधन में विशेषज्ञता वाली फिनटेक कंपनी Zaggle के साथ साझेदारी की है. इस कार्ड का लक्ष्य Zaggle के JTX एक व्यय प्रबंधन और विश्लेषण मंच के साथ एकीकरण करके कॉर्पोरेट पेमेंट, व्यय प्रबंधन और नकदी प्रवाह अनुकूलन को फिर से परिभाषित करना है. इसी के रिगार्डिंग है, पॉइंट्स आपने देख लेने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बिटवीन IIT बॉम्बे एंड HSBC? बोला गया है कि उस गैर लाभकारी संगठन का नाम क्या है जो IIT बॉम्बे और HSBC के बीच साझेदारी में शामिल है. क्या नाम है? तो शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन. क्या नाम है? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन. Collaborations between IIT Bombay and HSBC to support innovation-led green hydrogen initiative. Green hydrogen is a form of renewable energy that is produced from water and electricity without emitting any carbon dioxide. ठीक है, the partnership between IIT Bombay and HSBC aims to pursue technological advancement towards making green hydrogen production more efficient, cost effective and scalable. इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो क्या बोला गया है इसमें कि IIT बॉम्बे और HSBC के बीच. अच्छा, HSBC का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे. मैंने आपको हर क्लास में बताया क्या फुल फॉर्म है, एग्जाम बिल्कुल पास में है. तो इसका फुल फॉर्म आप लोग एक बार माइंड में एक बार क्लिक करिए, आपको याद आ गया होगा शायद. तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे HSBC का फुल फॉर्म. ठीक है, IIT बॉम्बे HSBC के बीच साझेदारी का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति करना है. काफी अच्छा, काफी सारा कंटेंट है. ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में. पढ़ना आपने है, कैसे पढ़ना है ये आप देख लीजिए. ठीक है, PDF से या वीडियो से, लेकिन पढ़िए जरूर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the company that was demerged from Reliance Industries Limited, RIL? ठीक है, पूछा गया उस कंपनी का नाम क्या है जो RIL से अलग हो गई थी. कौन सी कंपनी थी? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से अलग हो गई थी. कौन सी? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. अकॉर्डिंग टू अ रेगुलेटरी फिलिंग बाय LIC, द इंश्योरेंस giant has acquired 6.66% शेयर होल्डिंग इन JFSL. क्या है ये? Jio Financial Services Limited through the demerger process by RIL. This means that LIC received 6.66% of the total shares of JFSL as a result of separation of the financial arm from the parent company. LIC or LIC is a state-owned insurance and investment company that provides life insurance policies and pension plans to millions of Indians. ठीक है, तो LIC या LIC सेम चीज है. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राज्य के स्वामित्व वाली बीमा और निवेश कंपनी है जो लाखों भारतीयों को जीवन बीमा पॉलिसी और पेंशन योजनाएं प्रदान करती है. सभी को पता ही सब प्रोवाइड करती है LIC. सभी के घर में कोई ना कोई जो LIC का कस्टमर होगा ही होगा. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं. ये पॉइंट्स आपने खुद पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने कंटेंट दिया है. कंटेंट आप ही लोगों की डिमांड थी कि मैम हम कंटेंट पढ़ लेंगे, आप हमें बहुत अच्छा कंटेंट दीजिए. ठीक है, तो कंटेंट आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव दैट एम्स टू सपोर्ट कितने लाख वुमेन्स को? 1 लाख वुमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है?
उस पहल का नाम क्या है जिसका लक्ष्य भारत में 1 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय का समर्थन करना है? उसका नाम है सी लीड्स भारत उद्यम। ठीक है, सी लीड्स भारत उद्यम इस पहल का नाम है, इस इनिशिएटिव का नाम है, जिसका एम है क्या करना? सपोर्ट 1 लाख वुमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। Frontier Markets collaborates with Airtel Payments Bank and MasterCard partners launch the Leads Bharat Udyam is a recent initiative that aims to support 1 lakh women-owned small businesses in India by providing them with access to tool resources and networks. बोला गया है इसमें कि Frontier Markets ने Airtel Payments Bank और MasterCard पार्टनर के साथ मिलकर सी लीड्स इंडिया उद्यम लॉन्च किया है। यह एक हालिया इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य भारत में 1 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को टूल, संसाधनों और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके उनका समर्थन करना है। The initiative was announced on August 25, 2023 at the Asia Inclusive Growth Forum, and event that brought together leaders from different sectors to discuss how to advance inclusive growth in India and the global South. ठीक है, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है The initiative is a collaboration between Airtel Payments Bank, Frontier Markets and the MasterCard Center for Inclusive Growth. Airtel Payments Bank is India's first payment bank that offers digital banking and financial services to millions of customers, especially in rural areas. Frontier Market is a social enterprises that empower rural women to become entrepreneurs and agents of change by providing them with access to quality products, services, and training. Next, which authority initiated the trade trust framework that was used in the transaction? तो किस प्राधिकरण ने ट्रेड ट्रस्ट ढांचे की शुरुआत की जिसका उपयोग लेन देन में किया गया था? तो वो है इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, IMDA। ठीक है, फर्स्ट लाइव EBL transaction between India and Singapore, which was completed by DBS Bank and Mapstesco, a commodities trader. The transaction was completed on 25th of August 2023 and it was announced by DBS Bank and Mapstesco on August 26, 2023. बोला गया है इसमें कि भारत और सिंगापुर के बीच पहला लाइव EBL लेन देन जो DBS बैंक और एक कमोडिटी व्यापारी मैपट्रास्को द्वारा पूरा किया गया था। यह लेन देन 25 अगस्त 2023 को पूरा हुआ था और इसकी घोषणा 26 अगस्त 2023 को DBS बैंक और मैपट्रास्को द्वारा की गई थी। The transaction was carried out under the Trade Trust Framework, an initiative by the Infocom Media Development Authority and supported by Enterprises Singapore. ठीक है, इसका भी काफी अच्छा कंटेंट है, काफी ज्यादा कंटेंट भी है, भर भर के कंटेंट है इस क्लास में, तो आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट भर भर के इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप तो एक ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, 4 ही पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI Life appointment of Dash as MD and CEO receives IRDA approval. तो SBI Life ने MD और CEO के रूप में इनमें से किसको अपॉइंट किया है? IRDAI की मंजूरी जिसे मिल गई है, तो उनका क्या नाम है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उनका नाम है अमित झिंगरन। ठीक है, IRDAI approved the appointments of Amit Jhingran as the new MD and CEO of SBI Life Insurance Company Limited. Amit Jhingran has over 3 decades of experience in the insurance sector and serves as the Assistant General Manager of the Hyderabad Circle. He joined the company in 1991 as probationary officer and has been with SBI Life since then. Amit Jhingran had also held the post of CEO of SBI Chicago. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? तो किस पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला कौन सा
फर्स्ट, भारत का पहला फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो वो किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंडिया का फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कैसे? कंटेंट में देखते हैं। तो इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक also became the first Indian bank to launch the eco-friendly debit card for its new and existing customers with a saving bank account. कंटेंट में कुछ समझ में आया आपको? क्या बोला गया है? देखिए, क्वेश्चन दूसरे तरीके से अगर पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है। तो याद रखना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ही इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है। The debit card will be crafted from the recycled polyvinyl chloride material, a certified eco-friendly material against normal PVC cards. The introduction coincides with the bank's dedication, sustainability, and its drive to advocate for environmentally conscious practices within the financial industry. ठीक है? Next question. What is the specialized saving account introduced by Canara Bank aimed at pensioners and those nearing retirement called? तो केनरा बैंक द्वारा पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्ति के करीब आने वाले लोगों के लिए शुरू किए गए विशेष बचत खाते को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है केनरा जीवन धारा। ठीक है, केनरा जीवन धारा। Canara Bank has unveiled a specialized saving account aimed at pensioners and those nearing retirement, designed to provide an array of benefits catering to their unique financial needs. बोला गया है कि केनरा बैंक ने पेंशनर्स और रिटायर्ड पर्सन से करीब आने वाले लोगों के लिए एक विशेष बचत खाते का अनावरण किया है, जो उनकी अद्वितीय वित्तीय जरूरतों को, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने वाले लाभों की एक श्रृंखला, एक सीरीज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? केनरा जीवन धारा। This new offering, known as Canara Jeevan Dhara, extends its advantage retiree who opted for voluntary or regular retirement. Through this account, Canara Bank seeks to provide financial security and flexibility to individuals in their post-employment phase. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि कभी परसेंटेज पूछ लेते हैं। तो 2.90% to 4% the account offers an enhanced interest rate structure on saving accounts balances based on the account balance. ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ लॉन्ग आर द पॉलिसी टर्म अवेलेबल फॉर द गोल्ड प्लान? तो गोल्ड योजना के लिए पॉलिसी शर्तें कब तक उपलब्ध हैं? तो 30 साल से 40 साल तक। ठीक है, गोल्ड यहाँ पे बोला गया है, क्या फुल फॉर्म हो जाता है इसका? गारंटीड ऑफ लाइफ ड्रीम्स gold plan, guaranteed of life dreams plan. In a move to provide enhanced financial security and stable income to its policyholder, India's first life insurance company has recently launched a groundbreaking insurance product, the Gold Plan. This is non-linked, non-participating insurance plan is designed to offer regular long-term income to policyholders to ensure a prosperous and worry-free future. Policyholders can choose from premium payment terms of 6, 8 or 10 years depending on their financial preferences and goals. India's first life insurance offers policy terms of 30 years and 40 years of the gold plan. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है? CRISIL forecast 10% of GDP growth in for India financial year 2024. तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है, पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत के लिए कितना इसने जीडीपी प्रेडिक्ट किया है? तो वो है 6%. CRISIL, a prominent rating agency, anticipates India's GDP growth to reach 6% in the fiscal year 2024. ठीक है, this projection is lower than 7% estimated by the NSO for the fiscal year 2023. CRISIL offers an optimistic medium-term outlook for the Indian company. The agency foresees the economy maintaining an average growth rate of 6.8% over the next 5 fiscal years. This projection is driven by the factors such as increased capital investment and productivity enhancement. CRISIL expects a reduction in India's
external vulnerability driven by a narrower current account deficit and moderate short-term external debt. Next question. What options are bank required to offer borrowers under the RBI's new reforms for home loans? बोला गया है कि होम लोन के लिए आरबीआई के नए सुधारों के तहत बैंकों को उधारकर्ताओं को कौन से विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है? तो स्विचिंग टू फिक्स रेट लोन्स और फोरक्लोजिंग द लोन। बोला क्या गया है इसमें कि in a significant move aimed at enhancing transparency and consumers protection in the home loan sector, the RBI of India मतलब Reserve Bank of India has introduced a comprehensive set of reforms pertaining to floating rate home loans. These reforms are designed to bring more clarity to the process of resetting interest rate, offer borrowers the option to switch to fixed interest rates, and prevent banks from unilaterally changing the loan tenure without proper consent. The RBI reforms emphasize the need for banks to establish a transparent framework for resetting interest rates on floating rate of home loans. ठीक है, होम लोन के क्षेत्र में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट होम लोन से संबंधित सुधारों का एक व्यापक सेट पेश किया है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट ऑप्शन आर बैंक्स रिक्वायर्ड टू ऑफर बोरोवर्स अंडर द आरबीआई न्यू रिफॉर्म्स फॉर होम लोन्स? तो स्विचिंग टू फिक्स्ड रेट लोन्स और फोरक्लोजिंग द लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which committee guided the launch of the UPI चलेगा कैंपेन? तो यूपीआई चलेगा कैंपेन के लिए शुभारंभ का मार्गदर्शन किस समिति ने किया है? तो वो किया है फाइनेंशियल लिटरेसी एडवाइजरी कमेटी FLAC ने किया है। ठीक है, कंटेंट इसका इंग्लिश में है क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में कुछ ज्यादा नहीं है। तो एनपीसीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड द थर्ड एडिशन ऑफ इट्स यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन नेम्ड यूपीआई चलेगा, collaborating with the key stakeholders in the payment ecosystem. The campaign aims to emphasize the ease, safety and switches of using the UPI for transactions. With the launch of UPI Chalega 3.0, the campaign continues its mission to encourage the adoption of UPI while prioritizing user safety through captivating initiative. The campaign aims to achieve its objective. The overreaching objective of the campaign is to enhance the overall brand awareness of UPI, enhance understanding of its distinctive features, and drive increased adoption among new users by using relatable and heartwarming scenarios. The campaign provides an engaging platform to enlighten audience about the innovative aspects of UPI and its role in transforming digital transactions. ठीक है, next question. Which public sector banks achieved the highest percentage growth in profit, making a substantial 307% increase? तो किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 307% की पर्याप्त वृद्धि करते हुए लाभ में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि हासिल की है? तो वो की है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, the public sector banks have registered an impressive profit over rupees 34,774 crore in the first quarter of the June 2023, showcasing a substantial increase that more than doubles their previous earnings. As per the quarterly data published by public sector banks, the collective profit reported by the 12 state-owned banks amounted to rupees 15,306 crore during the corresponding April-June period in the prior fiscal year. Punjab National Bank achieved the highest percentage growth, marking substantial 307% increase in profit from rupees 308 crore to rupees 1,255 crore in comparison to the corresponding quarter of the previous year. तो पंजाब नेशनल बैंक ने उच्चतम प्रतिशत वृद्धि हासिल की है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में लाभ में 307% की भारी वृद्धि हुई है, जो 308 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,255 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, किसको अपॉइंट किया है? आर दोराईस्वामी एज द डैश एमडी। तो किसका एमडी किया है उनको? एलआईसी का। 4 एमडी होते हैं एलआईसी में, 1 चेयरपर्सन होते हैं। ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 चेयरपर्सन एंड 4 एमडी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड आर दोराईस्वामी द एलआईसी एमडी। ही इज करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द सेंट्रल ऑफिस इन मुंबई। He has been appointed as MD of LIC in place of Mini IP with effect from the date of assumption of charge office on or after September 1st, 2023 and up to the date of his superannuation August 31st, 2026 or until further orders whichever is earlier। ठीक है, तो 1 सितंबर 2023 को या उसके बाद पदभार संभालने की तारीख से उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक 31 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक मिनी आईपी के स्थान पर एलआईसी के एमडी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? आर दोराईस्वामी। ठीक है, इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट है, आप इसको देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। Which state contributes to nearly half of tax returns filed by financial year 2022 as highlighted by the SBI research study? जैसा कि SBI की रिसर्च स्टडी द्वारा उजागर किया गया है कि वित्त वर्ष 2012 तक दाखिल किए गए सभी कर रिटर्न में लगभग आधे योगदान किन राज्यों का है? किन राज्यों का है ये बताना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेट है? वो है एक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि विच स्टेट कंट्रीब्यूट्स द नियरली हाफ ऑफ टैक्स रिटर्न्स फिल्ड बाय फाइनेंशियल ईयर 2022 एज हाइलाइटेड बाय द एसबीआई की रिसर्च स्टडी में बोला गया है कि एसबीआई की रिसर्च स्टडी के द्वारा जो उजागर किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2012 तक दाखिल किए गए सभी कर रिटर्न में लगभग आधे योगदान किन राज्यों के हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2012 नहीं 22 है। ठीक है, क्लियर हो गया? So India's journey towards becoming a developed economy by 2047 has gained momentum with a recent study conducted by SBI research economist projecting a remarkable increase in per capita income. The study suggests that India's per capita income is poised to surge by 7.5 times from rupees 2 lakh in financial year 2023 to rupees 14.9 lakh per annum by financial year 47. The study highlights a significant surge in the number of taxpayers over the years. The number of taxpayers has surged from 2.1 million in financial year 13 to a remarkable 85 million in financial year 23. Projection indicates that this number could reach an impressive 482 million by financial year 47. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट इन 23-24 क्वार्टर वन? तो क्वार्टर वन में 2023-24 में एसबीआई का अब तक का सबसे अधिक तिमाही लाभ क्या था? तो 16,884 करोड़ रुपए। SBI, one of India's largest public sector banks, reported its financial results for the April-June quarter of 23-24. The bank achieved its highest ever quarterly profit at 16,884 crore rupees, representing a significant jump from rupees 6,068 crore in the same period of the previous year. This remarkable performance was attributed to a decline in bad loans and increased interest income. On a consolidated basis, SBI's net income also substantial growth, rising more than twofold to rupees 18,537 crore rupees compared to 7,325 crore a year ago. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसमें? Who recently took charge as the chairman of the CBIC? तो CBIC के चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। IRS ऑफिसर हैं संजय कुमार अग्रवाल। हैज टेकन अ चार्ज ऑफ CBIC, पता होगा फुल फॉर्म, नहीं पता तो जान लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, संजय अग्रवाल सक्सीड्स विवेक जौहरी, ठीक है, टू सुपर एनुएटेड CBIC चीफ ऑन 31st of May। ठीक है, ये आप कंटेंट देख सकते हैं। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बिफोर ज्वाइनिंग टेस्ला वैभव तनेजा वर्कड एट विच कंपनी? तो उन्होंने किसमें किया था? प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स, ठीक है, वैभव तनेजा। ये इंडियन ओरिजिन है। वैभव तनेजा हैज बीन नेम्ड टेस्ला न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एज द प्रीवियस फाइनेंस एज चीफ, ठीक है। तो ये कंटेंट आप देख सकते हैं, कुछ इतना ठीक है, तो एवरेज नॉलेज होनी चाहिए, तो ये सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि जो टेस्ला कंपनी है उसके जो नए सीईओ बने हैं, क्या नाम, सॉरी सीएफओ बने हैं, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नॉट सीईओ, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं इंडियन ओरिजिन, इनका नाम है वैभव तनेजा। पूछा गया है कि टेस्ला में शामिल होने से पहले ये किस कंपनी में काम करते थे? तो कंपनी थी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ठीक है। इसको फिर जो कंपनी है टेस्ला, इसी ने ही ओवरटेक कर लिया था, ठीक है। ये रहा हमारा अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा, ठीक है। और फिर से बता दूं, जिन लोगों ने भी कोर्स परचेज किया है मुझे व्हाट्सएप करें और अपना कंप्लीट जो है अगस्त मंथ का पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ लें, ठीक है। आप लोग मतलब लेकर पढ़िए इस पीडीएफ को और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स परचेज किया है या मेरी क्लासेस देखी हैं या मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, क्लासेस देखते हैं, वो लोगों का सिलेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मैं इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ कि उनका सिलेक्शन होना ही होना है, तो कुछ भी मिस ना हो, इसलिए आप लोगों ने ये मुझे करना है व्हाट्सएप, ठीक है। और अपना पीडीएफ लेना है कंप्लीट। अगस्त मंथ का कंप्लीट पीडीएफ नहीं है 8 मंथ्स का जो हमारा बना है उस पीडीएफ में, इसलिए आपने ये पीडीएफ लेना है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, इसलिए लास्ट में फिर से बोल देती हूँ, ये जरूर लेना है आपने, ठीक है। और ये सभी सोशल मीडिया है, आप इन पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हैं, अगर नहीं परचेज किए हैं तो करिए और पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना आसान रहता है, लास्ट टाइम में फटाफट रीड करना आसान। एग्जाम्स को दिन ही कितने बचे हैं, 1 सितंबर हो गया, बस 10 तारीख को एग्जाम है, फिर है आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम, सॉरी, फिर आईबीपीएस क्लर्क है, आईपीएस पीओ है, तो सीरीज में एग्जाम है, फटाफट फटाफट कोर्स को पढ़िए और पीडीएफ से पढ़िए या क्लास से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए और सब कुछ अच्छे से एग्जाम्स में परफॉर्म करके आइए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप लोग सभी अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन ले सकें, पढ़ सकें, कुछ भी मिस ना हो। तो सब्सक्राइब करिए, अदर स्टूडेंट्स को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए और पूरा फुल कंटेंट के साथ। और फिर से बोल दूं, व्हाट्सएप जरूर करिए अगर आपने कोर्स परचेस किया है तो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।